हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था, भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था, देश का जो मूल संविधान लिखा गया था, उस मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय जो संविधान है, उस भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। जब देश का संविधान लिखा गया था तो उसमें ये स्थिति थी, लेकिन वर्तमान में हमारा जो देश का संविधान है उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। हम अलग अलग प्रकार से इन जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें अलग अलग प्रकार से एक एक सूची पर बातचीत करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन से अनुसूची में किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। तो हम पहली अनुसूची की जब बात करते हैं, भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, इसमें राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4, 1 से 4 के बीच में राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्रों के बारे में बातचीत की गई। अनुसूची दूसरी में बात करते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाओं से संबंधित एवं महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में इनमें बातचीत की गई है। इसमें आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। तो इस प्रकार से जो आर्टिकल्स हैं, ये अनुसूची 2 में अंतर्गत आता है। इसलिए हम बात करते हैं अनुसूची, इसमें जो विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदों पर आसीन जो प्रमुख रूप से जो पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा ली गई शपथ का जो प्रारूप है वो भारत की अनुसूची 3 में स्थान दिया गया है, जिसमें संघ राज्यों के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचित होने वाले अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधान मंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो इनके ये जो महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इन पदों पर आसीन व्यक्तियों की जो शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में इसमें प्रावधान दिया गया है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 4 के बारे में बात करते हैं कि अनुसूची 4 में क्या प्रावधान दे रखा है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यों राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में इसमें प्रावधान किया गया है। चौथी जो अनुसूची है, चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यों किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने कितने अभ्यर्थी राज्यसभा के सांसद के रूप में उनका निर्वाचन किया जाएगा, तो इनका जो वर्णन है वो अनुसूची 4 में दे रखा है। इसमें आर्टिकल 4 वो आर्टिकल 80 महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची अनुसूचित एवं अनुसूचित जातियां, अनुसूचित एवं जनजातियां क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 244 में जो इसका प्रावधान किया गया है, तो 5वीं अनुसूची में इस प्रकार की व्यवस्था दे रखी है। अनुसूची 6 की जहाँ बात करते हैं, तो अनुसूची 6 में विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, विद्यार्थी ध्यान रहे, 6 अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें महत्वपूर्ण रूप से इनका जो प्रावधान किया है। इन राज्यों की जनजातीय जो क्षेत्र हैं, इनके क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए किस प्रकार से प्रशासन के बारे में उपबंध किया जाएगा, तो उसका इसके बारे में अनुसूची 6 में इसका वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी ध्यान दें। और अनुसूची 7वीं से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और विशेषकर कंपटीशन में भी कई बार इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 7वीं अनुसूची है वो शक्तियों के बंटवारा से संबंधित है। यानी कि इसमें 3 प्रकार की जो सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में बातचीत की गई है कि संघ सूची पर कानून बनाने का जो केंद्र सरकार के पास में अधिकार होगा, तो किन किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो मूल रूप से उसमें 1907
सब्जेक्ट यानी कि 97 विषय के बारे में बातचीत की गई थी, लेकिन अभी लगभग इसके ऊपर 100 विषय इसमें शामिल हैं। फिर हम राज्य सूची की जहाँ बात करते हैं, राज्य सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है केवल राज्य सरकारों को ही अधिकार है। तो मूल रूप से इसमें 66 विषय थे, लेकिन अभी इसमें जो विषय है वो 61 है। तो विद्यार्थी इस बारे में भी ध्यान रखें। फिर तीसरी हम बात करते हैं समवर्ती सूची के बारे में बात करते हैं। तो समवर्ती सूची में मूल रूप से इसमें 47 विषय थे, लेकिन बाद में इसमें जो राज्य सूची के विषय को इससे हटा करके कुछ विषय थे जिनको इसमें समवर्ती सूची में लिया गया था। तो वर्तमान में इसमें 52 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो राज्य एवं केंद्र के बीच में मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, जो आर्टिकल 246 में जो प्रावधान किया गया है, तो किस प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का जो विभाजन होगा, किस विषय पर कौन कौन से कानून बनाएंगे, और ये उपरोक्त जो कानून है इसके अंदर कुछ विषय ऐसे भी हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, उनको हम लोग अवशिष्ट शक्तियों के रूप में उसको लेते हैं, और उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास में सुरक्षित है। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची आप लोग समझ गए होंगे कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा है किस प्रकार से 3 अनुसूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, यानी कि मान्यता प्राप्त हमारी जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के बारे में हम कह सकते हैं। तो जब देश का संविधान लिखा गया था तो उस समय मूल रूप से भारतीय संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं विद्यमान थी, परंतु धीरे धीरे उसमें समय समय पर संविधान में संशोधन करके कुछ और भी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, जिन भाषाओं को धीरे धीरे संविधान में मान्यता प्रदान की गई, संसद द्वारा समय समय पर कानून बनाकर उन भाषाओं को भी मान्यता प्रदान की गई। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारी जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसमें कुल 22 भाषाएं हैं। विद्यार्थी ध्यान रखें, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन किया जाता है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इस प्रकार से ये जो 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में आता है। फिर हम देखते हैं कि किस भाषा को कब कब जोड़ा गया था, उसके बारे में भी थोड़ा संकेत देते हैं। जैसे सिंधी को 1967 में जो जोड़ा गया था, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके केंद्र सरकार द्वारा सिंधी जो भाषा थी इसको संविधान में स्थान दिया गया था। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो भाषाएं हैं, इन चारों भाषाओं को 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि हमारे जो संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में महत्वपूर्ण रूप से भाषाओं के बारे में व्यवस्था दी गई थी। तो अब तक विद्यार्थी आप लोगों ने जो 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ा है, ये जो 8 अनुसूचियां तो हमारे मूल संविधान में थी, यानी कि जब संविधान लिखा गया था और उस संविधान में 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया था। लेकिन उसके बाद में अनुसूची 9, 10 और 11, 12, अनुसूची 9, 10, 11 और 12 ये अनुसूचियां हैं। इस अनुसूची में कौन कौन से जोड़ा गया था, ये सभी चारों ही अनुसूचियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसूची 9 की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण एवं विवादित भी है। ये अनुसूची 9 है, सबसे महत्वपूर्ण एवं कई प्रकार से इसको विवादित अनुसूची की श्रेणी में भी इसको लिया जाता है, क्योंकि ये जो अनुसूची है ये आज़ादी के बाद में जब संविधान में भूमि सुधार एवं जमींदारी जो प्रणाली देश में संबंधित थी, तो उसको किस प्रकार से समाप्त करके एक संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। और इस अधिनियम द्वारा 1951 में संसद ने मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों को बसाने के लिए भी इसको जोड़ा गया था। यानी कि जब अनुसूची 9 का जो प्रावधान किया गया था, एक तो इसमें ये कहा गया था कि क्योंकि उस समय आज़ादी से पूर्व हमारे देश में जो जमींदारी प्रथा थी
तो उस समय कई तो किसान ऐसे थे जिनके पास में कई हजारों बीघा ज़मीन थी, और कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास में ज़मीन बिल्कुल नहीं थी या भूमिहीन थे। तो उस प्रकार से सरकार ने कानून बना करके एक ऐसी व्यवस्था की कि एक व्यक्ति के पास में न्यूनतम रूप से कितनी मात्रा में कितना बीघा ज़मीन रह सकती है, और उसके बाद में जो उसके पास में जो ज़्यादा अतिरिक्त भूमि है, उस भूमि को जो किसान भूमिहीन है उसमें इस प्रकार से सरकार द्वारा आवंटित किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, जिसकी भूमि को सरकार ने अधिग्रहण किया है, उस व्यक्ति को न्यायालय में जाने का भी अधिकार नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो अनुसूची थी ये बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची थी, और इस प्रकार से संविधान न्यायिक समीक्षा से इस विषयों को अलग रखा गया था। और उसके बाद में धीरे धीरे संविधान संशोधन करके भूमि सुधार से के अलावा भी कई ऐसे विषय थे जिस पर भारत सरकार ने संसद ने कानून बना करके उन विषयों को भी इसके अंदर डाल दिया गया था। और इस प्रकार से फिर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती थी, यानी कि उस मामले को लेकर हम न्यायालय में भी अपील नहीं कर सकते। तो लेकिन इस प्रकार से धीरे धीरे जब इस सूची में विषय कानून बढ़ते गए, तो ऐसी स्थिति में लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो जनहित को दरकिनार करते हुए इस प्रकार से अपने फायदे के लिए या गवर्नमेंट कहीं ऐसा ना हो कि इसका दुरुपयोग करी हो। तो ऐसी स्थिति में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसने कहा था कि इस अनुसूची में 26 अप्रैल 1975, विद्यार्थी ध्यान दे जाने 26 अप्रैल 1975 26 अप्रैल 1975 के बाद में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी कि एक डेडलाइन खींच दी कि 26 अप्रैल 1975 से जो पहले अनुसूची 9 में जो विषय डाले गए थे इस पर तो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके बाद में इसमें सूची में जो विषय सम्मिलित किए गए उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती हैं। उस विषय को लेकर के न्यायालय में सुनौती दी जा सकती है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 31 ख में इस प्रकार के जो प्रावधान है वो जोड़ा गया था। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुसूची 10 में जो बात करते हैं, अनुसूची 10 भी बहुत एक महत्वपूर्ण है अनुसूची, क्योंकि ये दल बदल से संबंधित है। 10 है दल बदल अधिनियम जो बनाया गया था, तो संसद एवं विधानसभा के जो सदस्यों की निरर्थता के बारे में उपबंधित किया गया था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा उस समय देश में राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय दल बदल एक विरोधी कानून बनाया गया था। ये कानून की जो शुरुआत है वो राजीव गांधी के कार्यकाल से प्रारंभ हो गई थी, और उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद में एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में कई प्रकार से धन का दुरुपयोग या लोकतंत्र की तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में ये प्रश्न चिन्ह भी हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिस दल से चुनाव जीतकर संसद में या विधानमंडल में जाता है, लेकिन वो बाद में धन के लालच में आकर या सत्ता के लालच में आकर के अपना दल बदल लेता है। तो इस प्रकार से कानून पास किया गया था कि अब इस अनुसूची को जोड़ने के बाद में हमारे देश में जो दल बदल अधिनियम पारित किया गया था उसके अनुसार कोई व्यक्ति 6 महीने तक इस प्रकार से किसी दल को संयोजन नहीं कर सकता है। या अगर 3/4 भाग, एक दल का 3/4 भाग या पूरा दल किसी राजनीतिक दल के साथ में शामिल हो सकता है, तो उसमें कुछ प्रावधान भी किए गए थे। तो ये अनुसूची 10 में इसको जोड़ा गया था। संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को इसमें एक वरीयता प्रदान की गई थी। दल बदल करने वाले सदस्यों की योग्यता निरर्थता के बारे में अंतिम निर्णय सभापति या अध्यक्ष का ही होगा। न्यायालय इस मामले में अधिकारिता की नहीं होगी। तो आर्टिकल 102 और 191 में इस प्रकार का जो प्रावधान है वो किया गया था। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अनुसूची 11 के बारे में बात करते हैं कि अनुसूची 11 है वो पंचायत राज अधिनियम से संबंधित है। तो उसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो किया गया था, और पंचायतों को एक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। पंचायतों को एक स्वतंत्र जो दर्जा दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था में। तो इस प्रकार से ये अनुसूची 11 भी जोड़कर पंचायत राज व्यवस्था में से संबंधित या पंचायतों को शक्तियां प्रदान की गई थी, और उसमें 29 विषय शामिल किए गए थे। उसके बाद में जो 12वीं अनुसूची थी, इस 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं
जिम्मेदारियों के ऊपर उनका विशेष ध्यान दिया गया था। हम कह सकते हैं कि नगर पालिकाओं में भी जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची का विषय था, तो उसी प्रकार से नगर शहरों की जो सरकारों के लिए, स्थानीय सरकारों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए तो इसमें 18 विषय शामिल किया गया था। और ये उसके बाद में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसको जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थी ये जो आप आज का आपका जो टॉपिक पर वीडियो है, जो भारतीय संविधान की प्रमुख जो 12 अनुसूचियाँ हैं, इन अनुसूचियों के बारे में किस अनुसूची में कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण हैं या किस प्रकार से हैं, आप लोगों ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। और अभी आपकी जो प्रथम यूनिट है, इस आपकी पहली इस द्वितीय प्रश्न पत्र के जो पहली यूनिट है, ये पहली यूनिट में अब इसमें 2 टॉपिक आपके बाकी रहेंगे, मौलिक अधिकार और कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसको भी हम बहुत जल्दी अगला जो हमारा वीडियो आएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित वीडियो आएगा। सबसे जो इस आपकी यूनिट है पहली, इस यूनिट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम नेक्स्ट टाइम जब वीडियो लेके आएंगे ऑनलाइन क्लास में, तो उसमें हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।